नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। और मैं हूं आपके साथ आनंद। आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक थोड़ा यूनिक है, क्योंकि आजकल इसके बारे में बात बहुत ही कम ही लोग करते हैं। तो इस संस्कार के बारे में लोगों को कम ही पता है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं गर्भाधान संस्कार के बारे में। अब आप ये कहें कि अभी जो वर्तमान समाज है वो उसकी परिस्थितियां ही कुछ ऐसी है या उनमें कुछ ऐसा हिचकिचाहट है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो आधुनिक समय है उसके लिए गर्भाधान संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से अभी समाज में हिंसाएं बढ़ रही है, हत्याएं बढ़ रही है, क्रूरता बढ़ रही है और नकारात्मक विचार लोगों में भरे हुए नकारात्मकता है, तो इन सब को कम करने का सामर्थ्य रखता है गर्भाधान संस्कार। वैसे तो सभी संस्कार मनुष्यों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो संस्कार होते हैं वो हमें योग्य बनाने के लिए होते हैं। आप अगर ध्यान से अगर देखें तो प्राचीन समय में सभी संस्कार हुआ करते थे। तो इसलिए जो है उन समय के जो लोग थे वो बहुत सभ्य होते थे और उस समय जो है हिंसाएं भी इतनी नहीं थी और लोग योग्य भी होते थे। तो इसलिए जो है संस्कार बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जो गर्भाधान संस्कार है, अगर उसको हम अच्छे मुहूर्तों में, अच्छे दिनों में अगर करें तो हम एक अच्छी संतति, अच्छे पुत्र या पुत्री को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस किस दिन में किस किस नक्षत्रों में गर्भाधान संस्कार को नहीं करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि किस किस दिनों में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भाधान क्या है। तो गर्भस्य आधानम गर्भाधानम, गर्भ का जो ठहराव है वही गर्भाधान है। तो लग्न गंडांत, नक्षत्र गंडांत और तिथि गंडांत, इन तीन गंडांतों में, तो लग्न गंडांत, नक्षत्र गंडांत और तिथि गंडांत क्या है, अगर ये आपको नहीं पता है तो हम इसके बारे में एक वीडियो पहले ही बता चुके हैं। तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। और निधन तारा और जन्म तारा, यानी कि आपके जन्म नक्षत्र से 7वां नक्षत्र, 10वां नक्षत्र, 16वां नक्षत्र, 19वां नक्षत्र और जो 25वां नक्षत्र है वो या तो निधन तारा के अंदर आते हैं या जन्म तारा के अंदर आते हैं। तो इनको भी गर्भाधान संस्कार में त्याग देना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो मूल नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और मघा नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रहण, व्यतिपात योग हो गया, वैधृत योग हो गया और परिग योग का पूर्वार्ध हो गया। तो इन सब को भी जो है गर्भाधान संस्कार में त्यागने के लिए कहा गया है। और फिर उसके बाद माता पिता के श्राद्ध का दिन हो गया, दिन का समय हो गया और संध्या का समय हो गया। संध्या चाहे वो प्रातः संध्या हो या सायंकालीन संध्या हो, दोनों को त्याग देना चाहिए। और तिथियों की बात करें तो हम जो चतुर्थी तिथि है, षष्ठी तिथि है, नवमी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, अष्टमी तिथि है, अमावस्या तिथि है, पूर्णिमा तिथि है। और जो संक्रांति का दिन होता है, संक्रांति यानी जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसको संक्रांति का दिन कहा जाता है, तो उसको भी त्याग देना चाहिए। और बारों की बात करें तो रविवार, मंगलवार और शनिवार ये भी निषेध किए गए हैं। और लग्न की बात करते हैं तो जन्म राशि और जन्म राशि से 8वीं राशि का लग्न और पाप ग्रहों का लग्न, जैसे मेष और वृश्चिक और उसके बाद सिंह, फिर मकर, फिर कुंभ, ये जो है पाप ग्रहों का लग्न है, तो ये भी लग्न नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों, इन सब जो हमने बात की, अगर इन सब मुहूर्तों में अगर स्त्री और पुरुष का समागम होता है तो एक जो है अच्छी संतति उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस किस दिन अगर हम कौन कौन से मुहूर्त में जो है गर्भाधान संस्कार करें तो एक अच्छी संतति की उत्पत्ति हो सकती है।
तो सबसे पहले नक्षत्रों से शुरुआत करते हैं। तो तीनों उत्तरा है, यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और शतभिषा नक्षत्र। इनमें से कोई एक नक्षत्र हो और केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हुए हो और पाप ग्रह जो है वो तीसरे, छठवें और 11वें भाव में हो और लग्न जो है उस पर पुरुष ग्रह की दृष्टि हो। अब पुरुष ग्रह जो है हमारे मंगल, बृहस्पति और सूर्य है, तो इनकी दृष्टि लग्न पर रहे और चंद्रमा विषम राशि के नवमांश में रहे और प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि, इनमें से कोई एक तिथि हो। तो इन दोनों में अगर गर्भाधान संस्कार किया जाता है, स्त्री पुरुष का समागम होता है, तो एक अच्छी संतति की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अब ये तो हो गया सभी के लिए एक मुहूर्त, लेकिन अब कौन से दिनों में करना चाहिए, तो ये सभी के लिए अलग हो सकता है, क्योंकि जो स्त्री का जो रजोदर्शन का समय होता है यानी ऋतुकाल जो होता है वो 16 दिन का शास्त्रों में कहा गया है। विवाहवरी षोडश भामिनी नाम ऋतुद्गमाद्या ऋतुकाल माहु। तो इनमें जो पहले की 4 रात्रि है वो तो त्यागने के लिए कहा ही गया है। अब हम लोग 5वीं रात्रि से जो है बात करते हैं। अगर 5वीं रात्रि में अगर स्त्री पुरुष का समागम होता है तो एक कन्या की उत्पत्ति होगी और 6वीं रात्रि में होगा तो पुत्र की उत्पत्ति होगी जो वंश का कर्ता होगा, और 7वीं रात्रि में हो तो वंध्या स्त्री कहा है, तो ये अच्छी श्रेणी में नहीं आता है, और 8वीं रात्रि में पुत्र की उत्पत्ति होगी, 9वीं रात्रि में कन्या की उत्पत्ति होगी, 10वीं रात्रि में पुत्र की उत्पत्ति होगी और 11वीं रात्रि में रूपहीन कन्या कहा गया है, तो ये भी अच्छी श्रेणी में नहीं है। और 12वीं रात्रि में जो है सौभाग्यशाली पुत्र कहा गया है और 13वीं रात्रि में जो है पापिनी कन्या कहा गया है, तो ये भी जो है अच्छी श्रेणी में नहीं आता है। फिर जो 14वीं रात्रि है उसमें धर्म कर्म करने वाला जो है पुत्र होगा ऐसा कहा गया है, और 15वीं रात्रि में जो है कन्या कहा गया है लक्ष्मी के समान, और उसके बाद 16वीं रात्रि में जो है सभी चीज़ों को जानने वाला एक अच्छा पुत्र कहा गया है। तो ये चीज़ें जो है अपने अपने समय के हिसाब से सभी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन जो मुहूर्त है वो सभी के लिए एक है। तो इस सब के बारे में जो हम लोगों ने आज गर्भाधान संस्कार के बारे में बात किया, वो चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी, और वर्तमान समय में जो गर्भाधान संस्कार है उसका महत्व तो अब आप लोग जान ही गए होंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में अपनी जो राय है वो कमेंट में ज़रूर कहें, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो दूसरों को भी जो है शेयर करें ताकि वो लोग भी जान सके। तो इसी के साथ यहीं पर आज जो है विराम देते हैं।